नमस्कार दोस्तों। साइंस का एक फिजिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इससे कंफर्म है कि एक से दो क्वेश्चंस एमसीक्यू पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आज का जो टॉपिक है वो है प्राप्त उद्देश्यों को व्यवहारगत रूप में लिखने की विधियाँ। ठीक है, इस पे विधियाँ दी गई हैं, कौन कौन सी विधियाँ हैं, किसने बनाई हैं, कब बनाई गई हैं, इनके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस पे दिया गया है प्राप्त उद्देश्यों को व्यवहारगत रूप अथवा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन एक्सपेक्टेड चेंज इन बिहेवियर के रूप में लिखने को अनेक विधियां हैं। उनमें से कुछ प्रमुख विधियां निम्न हैं। ठीक है, तो ये 5 जो विधियां हैं, पहली है ब्लूम की उपागम, फिर है मेगर की उपागम, फिर है ग्रोन लैंड की उपागम, फिर है मिलर की उपागम और NCERT। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस पूछा ही जाएगा। तो एक एक अब हम लोग देखेंगे। तो पहला हम लोग देखेंगे ब्लूम की उपागम, और ये हो जाएगा किसने बनाई है या किसने लॉन्च की है या किसने सुझाव दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर BS ब्लूम। ठीक है, कब दिया है? 1956 में। और इन्होंने क्या दिया है ये देखते हैं। तो इन्होंने परीक्षा पद्धति में सुधार, रिफॉर्मेशन इन एग्जामिनेशन सिस्टम का सुझाव दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि परीक्षा पद्धति में सुधार किसने दिया था और कब दिया था। तो डॉक्टर BS ब्लूम ने दिया था 1956 में। इस बात पर अधिक बल दिया कि परीक्षाएं से उद्देश्य केंद्रित ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड होनी चाहिए, ना कि विषय वस्तु केंद्रित। परीक्षा में प्रश्न पत्र या परीक्षण के प्रत्येक प्रश्न पत्र द्वारा एक विशिष्ट उद्देश्य तथा व्यवहारगत परिवर्तन का मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक है, तो इस पे इंपॉर्टेंट क्या है कि परीक्षा पद्धति में सुधार को किसने सुझाव दिया था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डॉक्टर BS ब्लूम। और कब दिया था? 1956। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन इस पे से पूछे जा सकते हैं। फिर इसके बाद सेकंड है मेगर की उपागम। तो अब इसको देखते हैं। इस उपागम का प्रतिपादक तथा प्रयोग रॉबर्ट मेगर। ठीक है, तो याद रखिएगा रॉबर्ट मेगर कब दिया था? 1962 द्वारा किया गया था। मेगर ने संज्ञात्मक एवं भावात्मक पक्ष के उद्देश्य को व्यवहारगत रूप में लिखने पर अधिक ध्यान दिया। किस पे? संज्ञानात्मक एवं भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों को व्यवहारगत रूप में लिखने पर अधिक जोर दिया था। ठीक है, अब इन्होंने क्या 3 मानक दिए थे, उनको देखेंगे। जिनको की प्रत्येक अंतिम व्यवहार या टर्मिनल बिहेवियर द्वारा संतुष्ट करना चाहिए। अब वे मानक कौन से हैं उनको देखेंगे। बच्चों की विशिष्ट निष्पत्ति, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ चाइल्ड, और ये वे परिस्थितियां जिनमें निष्पत्ति अपेक्षित हैं। ठीक है, थर्ड में दिया गया है निष्पत्ति का निम्नतम स्वीकार्य स्तर। ठीक है, तो ये 3 जो मानक हैं ये किसने दिए थे? मेगर ने दिए थे। डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि मेगर ने कितने मानक दिए हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3। फिर है उपयुक्त तीनों मानकों ने मेगर के अनुसार बच्चों की निष्पत्ति अति आवश्यक या महत्वपूर्ण है। मेगर के अनुसार अनुदेशात्मक उद्देश्यों का विवरण से अंतिम निष्पत्ति अथवा अंतिम व्यवहार उद्देश्यों के रूप में सबसे उत्तम ढंग से दिया जा सकता है। अंतिम व्यवहार बिहेवियर के आशय भी उस व्यवहार से है जो कि बच्चे द्वारा पाठ के अंत में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद है और भी ये चीज़ें दी गई हैं कि मेगर से उपागम से में प्राप्त उद्देश्यों को व्यवहारगत परिवर्तन के रूप में लिखने के लिए कार्य सूचक क्रियाएं जो एक्शन का प्रयोग किया जाता है। संज्ञात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण ब्लूम ने 6 वर्गों में किया है। कितने वर्गों में किया है? 6 वर्गों में किया है। और ब्लूम द्वारा बताए गए इन सभी वर्गों के लिए मेगर ने कार्य सूचक क्रियाओं का सुझाव दिया, जिनकी सहायता से अध्यापक उद्देश्यों का व्यवहारगत परिवर्तन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो सूची थी वो मैंने नहीं दी है क्योंकि फिर ये लेंथी हो जाता, और मेन इससे जो क्वेश्चंस आएंगे वो यही आएगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किसने दिया है, ये किसने दिया है। ठीक है, तो फिर इसके बाद थर्ड जो है वो है ग्रॉनलैंड की उपागम। उद्देश्यों को व्यवहारगत रूप में लिखने की इस विधि का प्रतिपादक किसने दिया है? NE ग्रॉनलैंड ने दिया है। और यह विधि महाविद्यालय स्तर तथा डिप्लोमा
स्तर के छात्रों के लिए अधिक उपयोगी या उपयुक्त है। देखिए, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी उपागम या कौन सी विधि महाविद्यालय स्तर तथा डिप्लोमा स्तर के छात्रों के लिए अधिक उपयुक्त है, तो क्या हो जाएगा, ग्रॉनलैंड की उपागम। ठीक है, फिर है इस विधि की सबसे महानता है। इस विधि द्वारा उद्देश्य को व्यवहारगत रूप में लिखने के लिए पदों या चरणों स्टेप का अनुकरण से फॉलो किया जाता है। वे निम्न प्रकार हैं, तो इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। क्या दिया गया है, पाठ प्रकरण से संबंधित एक सामान्य उद्देश्य लिखो जिसको शैक्षिक उद्देश्य भी कहते हैं। ठीक है, फिर है तत्पश्चात प्रत्येक सामान्य उद्देश्य को विशिष्ट उद्देश्य के रूप में लिखकर स्पष्ट करो। वे विशिष्ट उद्देश्य सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के संबंध में साक्ष्य रूप में स्वीकार किए जाते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो वैसे नहीं है, बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो वही है कि किसने कौन सी उपागम मतलब विधियाँ दी हैं, जैसे कि ये वाला हो गया जो महाविद्यालय स्तर तथा डिप्लोमा स्तर। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, मेरे ख्याल से ज़्यादा सही रहेगा आप लोगों को, लास्ट में जब रिविज़न करने के लिए हुआ तब जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये उदाहरण दिया गया, ये देख लीजिएगा। और फिर इसके बाद कुछ विशिष्ट उद्देश्य हैं इस विधि के, वो देख लेते हैं। जैसे कि हैं छात्र बल विस्थापन तथा विभिन्न प्रकार की सरल मशीनों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है छात्र आयास, भार, आलंब और तथा विभिन्न प्रकार के उत्तोलकों में अंतर कर सकेंगे। छात्र विभिन्न प्रकार के उत्तोलकों के उदाहरण दे सकेंगे। छात्र विभिन्न प्रकार के उत्तोलकों का उपयोग करके अपने दैनिक जीवन मतलब कि कर सकेंगे, जो जीवन जीना होता है वो कर सकेंगे। फिर छात्र विभिन्न प्रकार के उत्तोलकों की कार्य विधि का सामान्यीकरण कर सकेंगे। ठीक है, फिर लास्ट, ये सेकंड लास्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान दीजिएगा, मिलर की उपागम। तो इस उपागम का प्रयोग मनोशारीरिक पक्ष के उद्देश्यों की विशिष्टीकरण करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये जितनी भी 5 उपागम है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि कौन सा मैच द, देखिए मैच द तो आएगा नहीं, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि कौन सा उपागम से मैच करता है। ठीक है, तो ये वाला याद रखिएगा, मनोशारीरिक पक्ष के उद्देश्यों का विशिष्टीकरण करने के लिए ये मिलर की उपागम से बनाई गई थी। और जबकि मेगर ने अपने उपागम में इस पक्ष के उद्देश्यों के विशिष्टीकरण पर ध्यान दिया, मिलर ने कौशल विश्लेषण, ठीक है, स्किल जो एनालिसिस होती है उस पर अधिक बल दिया था। और इस उपागम का विकास सैन्य विज्ञान मिलिट्री साइंस से हुआ है, इसीलिए प्रशिक्षण उद्देश्य जो और ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं को इस विधि द्वारा अधिक प्रभावशाली ढंग से व्यवहारगत परिवर्तन के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, और ये लास्ट हो गई हमारी, लास्ट है RCEM उपागम। ठीक है, तो सबसे पहले कि RCEM का फुल फॉर्म क्या होता है वो जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, हाँ फुल फॉर्म है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। और ये महाविद्यालय NCERT द्वारा संचालित किए जाते हैं, इसलिए इस उपागम को NCERT उपागम या RCEM उपागम कहते हैं। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा कि दोनों उपागम। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इस विधि में अंतिम से व्यवहार टर्मिनल बिहेवियर की अपेक्षा मानसिक योग्यताओं या मानसिक प्रक्रियाओं पर अधिक बल दिया जाता है। NCEM उपागम में कार्य सूचक क्रियाएं व एक्शंस वर्ब्स के स्थान पर मानसिक योग्यताएं अथवा मानसिक प्रक्रियाएं शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और फिर इसके बाद दिया गया मेगर्स द्वारा दिए गए उद्देश्यों में वर्गीकरण की सीमाओं लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर ने एक नवीन विधि का विकास किया जिसे RCEM प्रणाली सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और इस प्रणाली में उत्पादन से प्रोडक्ट की अपेक्षा प्रक्रिया जो होती है अधिक महत्व दिया जाता है उसको, जबकि मेगर ने अपनी वर्गीकरण में उत्पादन से प्रोडक्ट को अधिक बल दिया था। ठीक है, और फिर इसके बाद है RCEM प्रणाली का आधार ब्लूम की टैक्सोनॉमी ही है। ब्लूम ने ज्ञानात्मक उद्देश्यों को 6 वर्गों में विभाजित किया था, परंतु RCEM प्रणाली में ब्लूम द्वारा प्रस्तावित अंतिम 3 वर्ग जो दिए गए हैं विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन को सृजनात्मक उद्देश्य क्रिएटिविटी ऑब्जेक्टिव के नाम से वर्गीकृत किया है। ठीक है,
और फिर लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, जैसे कि आरसीएम की विशेषताएं जो हैं उनको देख लेते हैं। यह उपागम जो है अधिक सरल तथा उपयोगी है। यह उपागम अधिक सुनिश्चित तथा विशिष्ट है। इस उपागम का प्रयोग संज्ञात्मक, भावनात्मक तथा मनोशारीरिक पक्ष के उद्देश्यों को लिखने के लिए किया जाता है। इसमें मानव अधिगम की व्याख्या मानसिक योग्यताओं तथा मानसिक प्रक्रियाओं के रूप में की जाती है और इस विधि के अधिगम से उत्पाद की अपेक्षा अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया और ये इससे क्वेश्चंस आएंगे ही, आप लोग फिर से रिवाइज कर लीजिएगा और हो सके तो ये नोट से कर लीजिएगा कि कौन सी उपागम टाइम पीरियड और उसमें क्या बताया गया है, उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट लगे वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग साइंस हो गया। साइंस के बाद आप जितने भी एमसीक्यूज मतलब चारों जो सब्जेक्ट हैं हमारे, तो 4 सब्जेक्ट में कराऊंगा। मैथ्स हो जाएगा और टेक्नोलॉजी वाला हो गया और ईवीएस हो गया। ठीक है, तो इसके भी जो हमारी इजी नोट्स की जो क्वेश्चंस आए हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस, तो उसको मैं कंप्लीट करवा दूंगा एग्जाम से पहले। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।